आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। पाकिस्तान की जानिब से होने वाली गोलीबारी से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। आज एक बार फिर पाकिस्तानी फौज की तरफ से जिले के कस्बा किरनी, मंधार और शाहपुर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जबरदस्त गोलीबारी की जाती रही। इस दौरान गोलीबारी के सबब गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों के पास बनाए गए बंकरों में दिन भर भूखे प्यासे जान बचाने के लिए छिपे रहे। बंकरों में छिपे शाहपुर के लोगों में पाकिस्तानी फौज के लिए काफी गुस्सा देखने को मिला। वहीं मरकजी हुकूमत और वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए वो नजर भी आए। इन लोगों ने कहा कि शाहपुर में जहां आज सुबह से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, वहीं यहां हर दिन करीब करीब गोलीबारी होती रहती है, जिसमें हमारे मकानों को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में मरकजी हुकूमत की तरफ से गांव में बनाए गए बंकर हम लोगों के लिए जान बचाने का अहम जरिया है। पाकिस्तानी गोलीबारी के सबब दिन भर भूखे प्यासे शाहपुर के गांव के लोग छिपे रहे। जी मीडिया की टीम ने गांव शाहपुर का दौरा किया और वहां का जायजा लिया कि किस तरह भारी गोलीबारी के बीच बंकरों में छिपकर गांव के लोग अपनी जान बचाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूंछ जिले के कई सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी हो रही है और इस गोलाबारी में काफी नुकसान भी हुआ है, जहां एक नागरिक की जान भी चली गई और कई जख्मी और कई मकानों का नुकसान भी हुआ है। हम आज शाहपुर में हैं और इस गोलाबारी के बीच हमने ये देखा कि लोग किस तरह अपनी जान बचाते हैं। सरकार की तरफ से इस गाँव में तकरीबन 40 के करीब बैंकर का निर्माण किया गया है और इस वक्त हम एक बैंकर के पास खड़े हैं और हम देखते हैं इस बैंकर में लोग कैसे अपनी जान बचा रहे हैं और लोग जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई तो लोग इस बैंकर में आकर छुप गए। ये एक कम्युनिटी बैंकर है और किस तरह लोग आकर अपनी इस बैंकर में जान बचाते हैं। आज जी मीडिया की टीम बिल्कुल एलओसी के ऊपर है और भारी गोलाबारी के बीच लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे आई है। और ये देखिए, ये एक बैंकर है और इस बैंकर में किस तरह ये पूरी फैमिली आके रुकी है और सुबह से जब गोलाबारी हुई है तभी से लेकर ये इसी बैंकर में है। अभी तक इन्होंने खाना तक नहीं खाया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। जो लोग घरों से बाहर थे वो बाहर ही रहे, जो हैं वो बैंकर में छुपे हुए हैं और किस तरीके से अपनी यहाँ पे जान बचा रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं यहाँ के नागरिक, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम वकार यूनुस है। सर, यहाँ पर जो सुबह से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई, तो सर ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर 3-4 घंटे के बाद कभी ना कभी फायर हो ही जाता है। तो शाहपुर जो गांव है, बेसिकली शाहपुर गांव जो है टारगेट में रहता है, तो इसमें हर दिन फायरिंग होती रहती है। तो कल से लेके आज तक जो फायरिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। तो यहाँ पर जो टारगेट किया गया, एक मस्जिद है, उसको टारगेट किया गया है। 2-3 मकान है, उनको फुली डैमेज कर दिया गया है। तो हम यहाँ से सर जो बंकर हैं, बंकर में अभी छुप गए हैं, तो कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मकान ही में रह गए हैं। तो इतना सर फायरिंग का टारगेट होता है कि हम एक मकान से दूसरे मकान में जाना मुमकिन होता है। तो जब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो कम्युनिटी बंकर तो दिए हैं, जो सिंगल बंकर हैं उनका काम लगवाया जाए। यहाँ पर हर घर के साथ में एक सिंगल बंकर बनाया जाए, जिसका एक ही घर को फ़ायदा मिल पाए। तो सर यहाँ पर फायरिंग तो डेली होती रहती है। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि सिंगल बैंकर इस गांव को और दिए जाए। सर, अभी जो बैंकर बने हैं इससे गांव वाले खुश हैं, सुरक्षित अपने बच्चों और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं? सर, जो है हमारे मकान जो होते हैं कच्चे मकान, उनसे थोड़ा बहुत ये है कि सेफ़ है। तो सर इसमें इसके ऊपर अगर मिट्टी पड़ जाए, तो थोड़ी 5-4 फुट मिट्टी पड़ जाए, तो तब हम सेफ़ समझेंगे अपने आप को, नहीं तो ये भी सेफ़ नहीं है। सर, इसके ऊपर अगर लग जाएगा तो वो हार्ड चीज़ को ज़्यादा पकड़ता है। सर, तो सुबह से गोलाबारी हो रही है ना सर। सही, अभी तो कोई चाय वगैरह नहीं पी अभी सर। 12 बज रहे हैं सर, अभी 12-1 बज गया, तो अभी तक चाय भी नहीं हमें पी। तो हमारे साथ इस घर के लेडीज भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सकीना। सकीना जी, ये बताइए, अब सुबह से गोलाबारी हो रही है तो अभी तक खाना वगैरह भी नहीं बना, तो कैसे आप इस बैंकर में? हम ऐसे ही बैठे हैं, बच्चों को लेके भूखे ही हैं। जब गोलाबारी बंद होगी तो फिर जाके हम खाना वाना बनाएंगे। ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे भी, हम भी, सब भूखे ही ऐसे बैठे हुए। तो बैंकर बनने से आप ये खुश? बैंकर बनने से सहूलत है, हमें थोड़ी सहूलत है। जब से बैंकर बने तो हम आ जाते हैं बैंकर में अपनी जान बचाने के लिए, बच्चों को लेके यहाँ से आते। आपने देखा कि कैसे इनका कहना है कि बैंकर बनने से ये
कुछ हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती है, अगर पाकिस्तान तोफ का इस्तेमाल करती है तो ये बैंकर भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो सरकार की तरफ से यहाँ पे बैंकरों का निर्माण किया गया है, उससे ये लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। हेलोसी गांव शाहपुर से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का सिलसिला अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहां के लोगों में खौफ हरास का माहौल है और पाकिस्तानी गोलीबारी की जद में आने से अक्सर मकानों को शदीद नुकसान भी पहुंचता है। खासतौर पर पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी, मेंढर, मनकोट और बालाकोट सेक्टर के कई गांव इससे मुतासिर हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी से इस गांव के अक्सर मकान मुतासिर हैं। गांव के कई घरों को तो नुकसान पहुंचा ही है, कई जानवर भी इसकी जद में आने से मारे गए हैं। पुंछ जिले के बालाकोट के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की इस गोलीबारी से हम लोग परेशान हैं। जब भी गोलीबारी होती है हमारे बच्चे डर जाते हैं और हमारे मकानों को नुकसान पहुंचता है। हम हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हम अमन चाहते हैं, ये रोज की गोलीबारी हमारे लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। हम जाए तो जाए कहाँ। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस गोलीबारी का कुछ हल निकाला जाए ताकि इस परेशानी से हम निजात पा सके। दीवार ने ऊपर लगा गोला, एक कान तो खत्म हुई और सोई नहीं कान ने बीच भी लगा, छिमड़ अंदर गई थू। बुले कमरे बीच भी 2 कमरे तबाह हो गए, दीवार पूरी खत्म। और बहुत उस वक्त बच्चे साढ़े बिल्कुल सा नहीं होना, बच्चे में बिल्कुल अंदर कोई और है ही नहीं। इन्हें मकान थी वगैरह भी खत्म। सही है, चाहने फायर बंद होना चाहिए, नहीं ऐसा ही कोई मोर्चा है, कोई सेफ्टी है। पसीने का ये पैसा खत्म हो गया, ना उधर जगह ना इधर जगह, बस अमन होने चाहिए, फिर बंद होने चाहिए। बहुत आया, वो दीवार भी इधर भी आया। वो मेरे मकान पर 3 गोले गिरे, ये मकान वो मार गया, पशु मार गया, 10 चौखर मार के, और मकान पूरा बर्बाद हो गया। और पाकिस्तान की जानिब से लगातार पुंछ में इस हिसार के खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी चौकियों के साथ साथ रिहायशी मकामात को भी निशाना बनाता है ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से दागे गए कई मोर्टार मेंढर और बालाकोट में नहीं फटे। इलाके में रहने वाले लोगों ने फौरन सिक्योरिटी दस्तों से राब्ता किया और मोर्टार की जानकारी दी। इसके बाद फौज की जानिब से तकरीबन 10 मोर्टार नाकाम किए गए और इलाके के लोगों पर से खतरा टल गया। आर्मी ने आज वो 3-4 ब्लास्टिंग किए हैं, वो बम जो पड़े हुए थे, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे बच्चे वगैरह घूमते हैं यहाँ पर और पशु भी घूमते हैं। और अचानक उस दिन फायरिंग हुई और बहुत बुरा हाल हो गया हम लोगों का। और थोड़ा यहाँ मेहरबानी गवर्नमेंट करे कि छोटे मोर्चे भी दिए जाएँ, और यहाँ बहुत ज़रा भारी मात्रा में उन्होंने हम पर फायर किया। मतलब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को जम्मू कश्मीर के लिए प्रपोज्ड डिमिलिटेशन कमीशन में अपना नुमाइंदा तकर्रुर किया है। कमीशन के एक तर्जुमान ने जानकारी दी है कि सरकार की जानिब से अर्जी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है, जिससे रियासत में सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की हदबंदी पर तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन को आखिरी शक्ल दे दी जाएगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी कमीशन के लिए अपने नुमाइंदे का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने सुशील चंद्रा को जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। यूटी में डिलिमिटेशन कमीशन के तश्कील होते ही सियासी सरगर्मियां तेज होने के इम्कान हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत देर से डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रेश डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों में जो उम्मीद जागी थी कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और फ्रेश डिलिमिटेशन होगी। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात का पुख्ता किया है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाएगी जिसके अंदर 3 सदस्य होंगे, जिसका मुखिया एक रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस होगा, और उसके 2 बाकी मेंबरों में एक इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा होगा, उसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दे दिया है। वो सुशील चंद्रा होंगे, जो कि उनके अभी एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। जम्मू कश्मीर के तश्कीले 9 से पहले यहाँ असेंबली में 87 सीटें थीं। इनमें लद्दाख की 4 सीटें शामिल थीं। इसके अलावा पीओके की 24 सीटें खाली रखी जाती थीं। इस तरह
कुल 111 सीटें थी। अब लद्दाख अलग यूटी बन चुका है, जिससे लद्दाख की 4 सीटें कम हो गई। इस तरह जम्मू कश्मीर असेंबली में कुल 107 सीटें रह गईं। हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी और इनकी तादाद बढ़कर 114 हो जाएगी। पीओके की 24 सीटें कायम रहेंगी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत सिर्फ असेंबली की सीटों की ही हदबंदी होगी। ये हदबंदी 2011 की आबादी के तनासुब के लिहाज से की जाएगी। रियासत के तश्कील 9 के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में 1 सीट है। इस तरह पार्लियामेंट की सीटों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों जरूरी है हदबंदी? रियासत में आखिरी बार हदबंदी 1995 में हुई थी। तब जम्मू कश्मीर में सीटों की तादाद बढ़ाकर 75 से 87 की गई थी। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर असेंबली में तजवीज पास कर हदबंदी पर रोक लगा दी थी। 2002 के इंतखाबात में कश्मीर और लद्दाख के मुकाबले जम्मू में वोटर्स की तादाद ज्यादा थी। इसके बावजूद कश्मीर में सीटों की तादाद ज्यादा रही और लगातार कश्मीर बेस्ड पार्टियां ही रियासत के तख्त पर काबिज रहीं। यही वजह है कि कश्मीरी पार्टियां हदबंदी नहीं होने देना चाहती थीं। दूसरी तरफ जम्मू में लगातार बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही थी। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते रहे। सरकार के इस फैसले से जम्मू के लोगों में खुशी है। तीसरा मेंबर जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो उसको नॉमिनेट करेगी। इस तरह से होम मिनिस्ट्री द्वारा ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, एक अहम बात है और लोगों की जो उम्मीद है कि इस तरह से जम्मू के साथ जो अभी तक बेइंसाफी हुई थी वो पूरी होगी और एक फ्रेश डिलिमिटेशन के साथ जो सीटें हैं वो दोनों खित्तों के बीच बराबर हो जाएंगी और जिससे कि एक इक्विटेबल इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हो सकता है और जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनिंदा सरकार बन सकती है। आबादी की बुनियाद पर होने वाली हदबंदी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि जम्मू डिवीजन में असेंबली सीटें पहले के मुकाबले बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों में सियासी घमासान होना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि अब यूटी में सिर्फ कश्मीर बेस्ड पार्टियों की ही नहीं बल्कि जम्मू बेस्ड पार्टियों की भी चलेगी। वैसे हदबंदी के बाद ही सही इक्वेशन निकलकर सामने आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो पंचायती ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के बाद बीजेपी भी इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। कुलगाम में बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस दौरान बीजेपी के जिला सदर गुलाम नबी डार भी मौजूद रहे और उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर आने वाले इंतखाबात में जीत के लिए हिकमत अमली तैयार की। अपनी पार्टी की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम मंजूर अहमद कुलगामी, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को पिछले जो 2018 में इलेक्शन हुई उसमें 5 सरपंचों ने हिस्सा नहीं लिया है। तकरीबन 50% से ज़्यादा निशस्ती जो खाली रहा। आज मैं लोगों को यही अपील करता हूँ, आप घरों से निकलो, फार्म भरो और उसमें पार्टिसिपेट करो, उसी से सरकार हमारी बन जाए। ये तो एमएलए के बराबर होती है छोटी लोगों के लिए 5 सरपंच, और गाँव में जब डेवलप्ड होंगे, सड़क होंगे, रोड होंगे, बिजली होंगे या पानी की ज़रूरत है, तब ये बनेगी जब हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम पंचायत सरकार यहाँ कायम करेंगे। सही है कि पंचायती राज के सिलसिले में हाँ जो बिगुल बच गया, हम इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं ताकि हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट में हर जगह अपने मेंबर बीजेपी के खड़े हो जाए और इंशाल्लाह वो जीत कर आएगी। इस सिलसिले में आज हमारी सब कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और हर एक जगह पर काम इस सिलसिले में काम चल रहा है और आइंदा जल्द आप ये देख लोगे कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो जाएगी। और पंचायत ज़िमनी इंतखाबात के मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उतरने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी ने शर्त रखी है कि उसके लीडरान को रिहा किया जाए। नेका का कहना है कि इंतखाबात की तैयारियों को तेजी देने के लिए पार्टी के सीनियर लीडरान को रिहा किया जाना चाहिए। आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई इजलास बुलाया था, उसी तरह जिस तरह हम हर महीने में सूबाई इजलास बुलाते हैं। सूबाई इजलास की सदारत सदर सूबा नासिर असलम वानी करता था, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की वजह से मुझे सदारत करनी पड़ी। सूबा में हम
तंजीमी जो मामलात होते हैं सूबा की उनको डिस्कस किया जाता है और मौजूदा जो हालात हैं उन पर गहरी एक नज़र रखी जाती है। और इस वक्त ख़ासकर जो पंचायत के नोटिफिकेशन इशू हुई उस पर भी मुद्दल बात हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम बाइकाट कर रहे हैं पंचायत इलेक्शन का जब तक न हमारी सीनियर लीडरशिप जो सारी बंद है उनको रहा किया जाता है। वो रहा होने के बाद मजलिस आमला का इजलास बुलाने के मजाज है, वहाँ वो क्या फ़ासला लेंगे वही पार्टी पर लागू होगा। बाकी हमारी जो अंदरूनी तंजीमी मामलात हैं, ब्लॉक मीटिंग्स, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स, जोनल मीटिंग्स, उनके बारे में गुफ्त शनीद हो गई और बहुत अच्छे तरीके से में आज ये तीसरा सूबे का इजलास जब से ये नागुफ्ता हालात कश्मीर में हुए मुनक्कद हुआ और अच्छी तरीके से हमने इस इजलास को अंजाम पजीर किया। उधर युवा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें युवा कांग्रेस के रियासती सदर उदय बानू चिब ने कहा कि जिलाई सतह पर मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और इसके जरिए जिला सतह पर तर्जुमान का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुकाबले के इनेकाद का मकसद नौजवानों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है। इस मौके पर उन्होंने बड़ी तादाद में नौजवानों से इस मुकाबले में हिस्सा लेने की अपील की। नमस्कार, मेरा नाम उदय भानु चिब है। मैं स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर हूं। आज मेरे साथ सबसे पहले तो हमारे मेहमान जो को कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया के भानु प्रताप जी जो पंजाब से हैं उनका स्वागत करते हैं और साथ में हमारी स्टेट के दो स्पोक्स पर्सनस, बहुत जंजारू स्पोक्स पर्सनस संदीप शर्मा जी और विशाल चोपड़ा जी, ये दोनों हमारे साथ हैं। साथियों, आज आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस नेशनल लेवल में एक कंपटीशन कर रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोक्स पर्सन यूथ कांग्रेस अपॉइंट करने जाएगी और इसको ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब है कि पूरे देश भर में यहाँ युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी है और खासकर जम्मू कश्मीर में तो युवाओं के स्पेशल स्टेटस, जो स्पेशल हक थे वो छीने जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में जो हमारा स्पेशल जॉब्स का जो स्टेटस था कि सिर्फ लोकल लोग जॉब कर सकते हैं वो भी छीन जाए। तो जम्मू कश्मीर के युवा को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है और यही मंच यूथ कांग्रेस यहाँ पे देने जा रहा है। हमारे दोनों स्पोक्स पर्सन और साथ में जो इंचार्ज हैं भानु प्रताप जी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे और जो अच्छा प्रवक्ता होगा उस लेवल पे क्वालिटी के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोक्स पर्सन बनाया जाएगा। और ये मुहिम वही है और ये आज आके ये मुहिम उसी से जुड़ती है जो कुछ हफ्ते पहले हमने NRU नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी। आज आके ये बात वहीं मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर होंगे NRU से, यही हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नेशनल कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ने कन्वेंशन का इनेकाद तंगमर्ग के टाउन हॉल में किया जिसकी सदारत एनसीपी वर्कर्स के रियासती सदर आशिक हुसैन और एनसीपी के जिला सदर हबीबुल्लाह परारे ने की। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी को जिला सतह पर मजबूत करना है। पार्टी का कहना है कि उसके पास वर्कर्स और खास तौर से नौजवानों के लिए बड़े प्लेटफॉर्म है जो बेरोजगार हैं और बेखौफ व खतर रोजी रोटी कमाने में लगे हैं और पार्टी का एजेंडा उन परेशानियों को हल करना है जिससे आम लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हमारा पैगाम यही है कि हमारे हाथ को मजबूत करें ताकि हर जगह तरक्की के काम किए जाएं। इस मौके पर वर्कर्स के सदर ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं और इसमें कामयाब होने पर हम गुलमर्ग की असेंबली को बेहतरीन असेंबली बनाएंगे और बाखूबी हम जम्मू एंड कश्मीर में भरपूर हिस्सा लेंगे इलेक्शनों में। पंचायत हमारे कुछ पेंडिंग्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे 13,000 कुछ सीटें हैं। हर जगह से हमने सर्कल लिया है और हर जगह से हम अपने कैंडिडेट नुमाइंदे उठाएंगे। तंगमर्ग में इंशाल्लाह अमल हमने तैयारी की है। वैसे यहाँ पे पब्लिक से भी बात करके इनसे मशवरा लेके यहाँ पर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट उठाएंगे। मुझे लगता है कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इंशाल्लाह अपने पार्टी के 7 कैंडिडेट यहाँ पे उठाएंगे। और हाल ही में आपने देखा यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है हम किस दफ्तर में जाएंगे। यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटी बन गई यहाँ पे कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात आम इंसान को नहीं हो सकता है। हम जब जाएंगे हमें बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात होता है अपने मसाइल कहने के लिए। और हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो थी यहाँ पे, जमहूरियत का कत्ल नहीं किया जाए ताकि लोगों को वैसा प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि इनको भी आसान हो जाए कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले, अपने मसले मसाइल लेके वहाँ तक इनको आसान हो जाए। जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर मामले को लेकर जी मीडिया के नुमाइंदे शुएब रजा से खास बातचीत की।
इस दौरान इल्तिजा ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने इंटरनेट समेत लीडरान को नजरबंद रखे जाने को लेकर भी सवाल उठाए। हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती मौजूद है, महबूबा मुफ्ती की साहबजादी। इल्तिजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लंबा अरसा एक हो चुका है, करीब 7 महीने। अभी आप जब बात करती है वहां पर, क्या हालात वहां के हैं? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वहां जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल है और सामान्य हालात है। क्या वो इतने नॉर्मल है कि आप 200 लोगों पे मास एफआईआर कर देते हैं क्योंकि वो वीपीएन यूज कर रहे हैं, और आप उन पे यूएपीए लगाते हैं जो बस उग्रवादियों के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये नॉर्मल सी की डेफिनेशन है तो फिर अब नॉर्मल क्या होता है? हमारे लिए अब नॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल। पता नहीं ये पैरामीटर्स क्या है नॉर्मल सी के, मेरी समझ में नहीं आता। कितने टाइम के लिए आप झूठ बोलेंगे? कितने टाइम आप पूरे मुल्क, बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? कब तक चलेगा ये? आखिरी बार जो आपकी वालिदा है उनसे कब बात आपकी हुई थी और कब संपर्क आपका हुआ था? मेरी उनसे रेगुलरली बात होती है, लेकिन बात अब ना बातचीत के बारे में है ना मुलाकात के बारे में। देखिए, मेरी मदर बचाओ आंदोलन नहीं है। सरकार ये कहती है कि ये तमाम जो कदम है वो उठाने इसलिए ज़रूरी थे ताकि वहाँ खून खराबा ना हो, तमाम तरह की सरकार बात कहती है। इन तमाम चीज़ों से आप कितने मुत्तफिक हैं? देखिए, वो उनका नजरिया है कि वो हमारे राइट्स छीनना चाहते हैं, तो वो सिक्योरिटी जब इन्वोक करते हैं, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हालात खराब हो जाएंगे। आप अपने लोग से डरते हैं, आप कश्मीरियों से डरते हैं, आप उनके ख्यालात से डरते हैं, आप जम्मू कश्मीर का लैंड चाहते हैं, हमारे रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं चाहते हैं। अभी इंटरनेट वहाँ शुरू हो गए हैं, फोन वगैरह नहीं है, कुछ दिनों के लिए हुआ था लेकिन फिर शायद बंद हो गया। अगर आप 2G को इंटरनेट कहते हैं तो ठीक है, फिर इंटरनेट ही है। आजकल के जमाने में जब हम 4G 5G के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कश्मीरीज को 2G पे रख दिया है। सो इफ दैट्स इंटरनेट, व्हाट कैन आई से? आप जाइए वहाँ, यूज करिए। आप मुझे खुद बताइएगा, आप वहाँ अपनी ईमेल भी चेक नहीं कर पाएंगे करने के लिए। तो इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों में इस बात को लेकर यकीनन गुस्सा है, क्योंकि कई ऐसे जो वहाँ की सियासी जमातें रही हैं, जिसमें पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने हमेशा से सरकार के साथ भी, क्योंकि वो रही, बीजेपी के साथ भी हमने देखा कि हुकूमत वहाँ पर चलाई, लेकिन अभी वही तमाम जो नेता है वो हिरासत में है, जिसको लेकर भी इल्तिजा ने अपनी बातों को रखा। कैमरामैन अर्जुन के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। आया रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।